everyone. My name is Suren Kumar and welcome to the e-learning class. एबीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020-21 की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम मुख्य परीक्षा या मेंस के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सीरीज़ को यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है, जिसमें आपको मेंस के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो रहे थे, ठीक। सो इस सीरीज़ में आज हम पेपर 3 का यूनिट नंबर 4 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेपर नंबर 3 आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक पेपर है, ठीक है। इस पेपर में आपके पास 10 यूनिट्स होते हैं। 10 यूनिट में हम यहाँ पर यूनिट नंबर 4 के बारे में चर्चा आज करने वाले हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमपीपीएससी मेंस के अलावा कोई अदर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अदर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप किसी भी स्टेट के, ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और उसमें कंप्यूटर का सेक्शन इंक्लूड है या आता है किसी भी एग्जाम में, हालांकि हर एग्जाम में कंप्यूटर आपका होता ही है, ठीक है। चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात करें, स्टेट सर्विस एग्जाम की बात करें या स्टेट लेवल एग्जाम की बात करें, है ना, या हम बैंक, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स की बात करें, तो आपका कंप्यूटर वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, एमपीपीएससी मेंस को आधार बनाकर या इसका जो सिलेबस है उसको आधार बनाकर हम यहाँ पर कंप्यूटर को डिस्कस करने वाले हैं, या कंप्यूटर के हर एस्पेक्ट को, हर डायमेंशन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक, इस वीडियो के अंदर ना। तो यहाँ पर ये वीडियो आपको सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और यहाँ पर दे देता हूँ कि भाई एमपीपीएससी मेंस में पेपर 1 का जो पार्ट ए आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन है, तो उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपकी चल रही है, जिसमें अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम अपना लगभग 2 टॉपिक हम इसमें अपने लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा हम यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, सो हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वीडियो सारे अवेलेबल हो, ठीक है। इसमें लगभग मैंने सारे डायमेंशन, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई हुई हैं। साथ ही साथ आप इसके पीडीएफ नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप फेसबुक पेज में वाली लिंक से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या आप इस टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आइए दोस्तों, आगे हम डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी में पेपर 3 या जीएस का जो पेपर 3 है वो 300 मार्क्स का होता है। ये मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पहले डिस्कस करा चुका हूँ। तो पेपर 3 जो है आपका वो 300 मार्क्स का होता है, और इसमें अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 10 है। पहले क्या होता था कि जो पेपर नंबर 3 है उसका पार्ट आपका ए जो है, ठीक है, पार्ट ए में आपका साइंस वगैरह और ये सारी चीज़ें आती थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, यूनिट्स नहीं बटे थे, ठीक है, तो ओवरऑल चीज़ें पूछी जाती थी। कभी कंप्यूटर का 1 क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है, कभी कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, कभी 3 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, कभी एक भी नहीं आ रहा है, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। हम पेपर भी डिस्कस करेंगे, 14 से लेकर 19 तक के पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई 14 से लेकर 19 तक कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक, आगे है ना। तो अब क्या है, देखो, अब इसमें यूनिट्स में डिवीजन हो गया है भाई, कि हर जो आपका पेपर है उसमें हर यूनिट में हमें पता है कि भाई इस यूनिट में क्या आएगा और कितना आएगा और कितने क्वेश्चंस बनने हैं। ये चीज़ हमारे पास पहले से ब्लूप्रिंट में अवेलेबल है, ठीक। तो विज्ञान और तकनीकी का या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें 10 यूनिट में से यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्यूटर को डेडिकेटेड है, या कंप्यूटर ही इसमें सारा का सारा कंप्यूटर ही आपसे पूछा जाना है। तो अब कंप्यूटर पूछा जाना है तो हमें ये तय हो गया कि भाई कंप्यूटर अब हमें 30 नंबर का यहाँ से पूछा जाना है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर तो ये चीज़ क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि भाई 30 नंबर का कंप्यूटर आना तय है, कि अगर हम 300 मार्क्स की बात कर रहे हैं तो इस 300 मार्क्स से 30 नंबर का कंप्यूटर आना है, ठीक। तो 30 नंबर का तो यहाँ आना है, और आप 8 से 10 क्वेश्चन कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई, प्री में, कि प्री में भी 8 से 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में बन रहे होंगे एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ तो आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो हम दोनों को ही यहाँ पर बेस बनाकर, या दोनों को ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आधार बनाकर तैयारी अपनी कर रहे हैं, ठीक, जिसमें क्या हो सके कि भाई मेंस में भी हम तैयारी कर सकें, ठीक है, और प्री के लिए भी हम 8 से 10 नंबर की यहाँ पर तैयारी कर सकें। तो सारे पॉइंट्स या सारी चीज़ें जो कंप्यूटर के सिलेबस में मेंशन है उन सबको हम काफ़ी डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 30 नंबर का डिवीजन आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई 3 नंबर वाले क्वेश्चन 3 हमें मिलने वाले हैं, 2 क्वेश्चन हमें 5 मार्कर मिलने वाले हैं, और 1 क्वेश्चन हमें 11 मार्कर या 11 नंबर का मिलने वाला है। इसका मतलब है कि ये 30 नंबर का डिवीजन हमें समझ में आ रहा है कि भाई 3 क्वेश्चन तो हमारे पास क्या होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे, मतलब जो 3 नंबर में हमें लिखने होंगे, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर वाले होंगे, और 1 क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, 11 मार्कर होगा। हमें ये पता है कि 3 नंबर वाला क्वेश्चन किस तरीके का होता है या कैसे लिखना होता है, 5 नंबर भी हमें पता है, 11 मार्कर भी पता है। अब ये कहाँ कहाँ से बन सकते हैं कंप्यूटर में, तो हमें उस पर भी डिस्कशन करना पड़ेगा कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन क्या क्या हमसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कंप्यूटर के अंदर, कौन कौन सी वो चीज़ें हो सकती है। तो हम इस कोर्स को या इस सीरीज़ को काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लगभग सारी चीज़ों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम कवर कर पाएँ, और हम बड़े आराम से यहाँ पर 30 नंबर को गेन कर सकते हैं।
क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हैं। कंप्यूटर लगभग आपके हर एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हमें पहले से इसमें चीज़ें पता भी होती हैं। बस हमें केवल ये देखना है कि हम ओवरऑल सिलेबस को किस तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर पर, 5 नंबर पर और 11 नंबर के हिसाब से हमें उसको कैसे लिखना है और क्या हमारा अप्रोच यहाँ पर कंप्यूटर को पढ़ने का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जनरली मैंने अक्सर देखा है कि हम इस पर फोकस नहीं करते हैं कंप्यूटर वाले सेक्शन पे कि भाई चीज़ें आसान है कर लेंगे, है ना। बट एग्जाम में आप देखते हो कि प्री में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि हम आसानी से उनका आंसर नहीं लगा पाते। हमें लगता है कि भाई इसका आंसर तो ये होगा, बट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि अब साइंस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर आपका सब एक ही साथ अगर पूछा जा रहा होगा तो इसमें आप देखोगे तो कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो उनके बेसिस पर आपको प्री और मेंस की तैयारी करना पड़ेगा। सो आगे हम बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई यूनिट नंबर 4 का जो सिलेबस हमें आयोग ने दिया हुआ है वो सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस में देखो आपसे पूछा गया है सबसे पहले तो भाई कंप्यूटर के प्रकार। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर के प्रकार पूछे हैं तो आप डायरेक्ट उठाकर कंप्यूटर के टाइप पढ़ लोगे, हो गया आपका सिलेबस, है ना। देखो सिलेबस को डिकोड करना हमें आना चाहिए कि भाई सिलेबस के आगे पीछे कुछ ऐसे पॉइंट बन सकते हैं क्या जो इसके साथ अटैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। क्योंकि आयोग हर चीज़ तो आपको क्लियर नहीं बता रहा है। देखो यहाँ क्लियर तो बताएगा भाई कंप्यूटर के प्रकार आपको पढ़ने, हम प्रकार से सवाल आपसे पूछ सकते हैं। अब हो सकता है इसमें 3 नंबर भी छुपा है, ठीक है, 5 नंबर भी छुपा है, ठीक है, या हो सकता है इसी क्वेश्चन को 11 नंबर के साथ हम 2-3 क्वेश्चन को ऐड करके पूछ लें, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ हो सकती है। बट कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने से पहले क्या आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर के सिद्धांत पर काम करता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, ठीक है, कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या और कंप्यूटर आखिर बना कैसे और कंप्यूटर का बैकग्राउंड क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है। तो क्या हमें ये चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए। जब हम कंप्यूटर के प्रकार पढ़ रहे हैं तो उसके पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर कैसे, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक थ्योरी क्या होती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, या बेसिक क्या होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर चलता कैसे है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर का क्या इतिहास है, पहले दुनिया में जब कंप्यूटर बनाए गए थे तो कैसे थे, फिर कैसे बने, फिर मैकेनिकल थे, फिर उनसे यांत्रिक बने, फिर इलेक्ट्रिकल बने। ये प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तब हम कंप्यूटर के प्रकार अच्छे से बता सकते हैं कि भाई कंप्यूटर आज जो कंप्यूटर है वो कैसे बना होगा, क्या होगा। तो एक मैप क्लियर आपके दिमाग में हो रहा होगा। देखो जब चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी या बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी ना, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। पर अगर किसी चीज़ में हमें डाउट है या उस चीज़ों को हम क्लियर तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, उसका बैकग्राउंड नहीं पता, उसकी हिस्ट्री नहीं पता, तो हम कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि स्कूल में या कॉलेज में कोई एक टीचर है, अगर उस टीचर को सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है या बहुत अच्छे से उसकी क्लियरिटी नहीं है, तो वो टीचर ठीक तरीके से आपको नहीं पढ़ा पा रहा होगा या उसको प्रॉब्लम होगी पढ़ाने में। या आप भी ऐसा सोच सकते हैं अपने ऊपर कि अगर हम किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में किसी सब्जेक्ट के ऊपर हम लेक्चर दे रहे हैं तो क्या हमें उसके बारे में सब कुछ आता है या हमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो जब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप सामने वाले को वो चीज़ क्या कर पा रहे होंगे, क्लियर करा पा रहे होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको क्लियर तरीके से एक्सप्लेन, देखो आपको यहाँ समझाना ही है, आपको क्या करना है, बताना ही है, अपनी कॉपी पर लिखना है या इंटरव्यू में चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जब तक आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी नहीं होगी या सिंपल तरीके से आपने चीज़ों को नहीं समझा होगा या कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा होगा, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगी सर, परेशानी आपको यहाँ पर होने वाली है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम चीज़ों को सरल भाषा में, आसान भाषा में, ठीक है, और बेहतर तरीके से चीज़ों को हम क्लियर कर रहे हो, जिससे हमें क्या हो रहा हो, समझ में ठीक तरीके से आ रहा हो, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने के पहले आपको इसकी बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी। कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है, इसका इतिहास क्या है, कैसे कंप्यूटर बना होगा, किन लोगों ने बनाया होगा, क्या सोच उनकी रही होगी, किस तरीके से इसको डेवलप किया हो गया, उनके दिमाग में फ्यूचरिस्टिक जो कंप्यूटर हैं, हम आज की बात करें यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, है ना। हम अगर बात करें कि भाई सुपर कंप्यूटर या एआई, तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, तो उसकी यात्रा आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर के फीचर्स आपको कंप्यूटर के फीचर्स या कंप्यूटर की विशेषताएं पता होनी चाहिए कि भाई कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं। और साथ ही साथ इसमें जनरेशन भी लिखा है, विशेषता एवं जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, जिसको हम 5 पीढ़ियों में डिवाइड करते हैं, भाई पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ऐसे थे, दूसरे में फिर ये चेंज हुआ, है ना, वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, आईसीज हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है। फिर अभी तक अगर हम बात करें तो जो एआई कंप्यूटर आपका है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर है, रोबोटिक्स है, ये इनमें क्या टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचरिस्टिक जनरेशन पर या एआई बेस्ड जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले कंप्यूटर हैं उनमें क्या यहाँ पर टेक्नोलॉजी है। तो उस सब तक हमें यात्रा करना है, यहाँ तक हमें जाना है। और कहाँ से जाना है, तो हम इसमें पूरा कंप्यूटर का जब इतिहास पढ़ेंगे तो हमें 5000 साल पहले से लेकर अभी तक या फ्यूचर तक के कंप्यूटर के बारे में डिस्कस यहाँ पर करना है। इसीलिए कोर्स थोड़ा सा आपका डिटेल होगा और उसमें लगभग हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। बस आप इस सीरीज से क्या हो जाए, जुड़ जाएँ, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, द ई लर्निंग क्लास को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको कंप्यूटर का पूरा कोर्स यहाँ पर यूनिट नंबर 4 कंप्लीट आपको मिल रहा होगा, ठीक। तो आगे फिर आपसे पूछा है यहाँ पर मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
के उपयोग, तो ये चीज़ें सिंपल आपको पता है कि भाई हाँ इतनी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी ना। मेमोरी आपको पढ़ना पड़ेगा, मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कैसी चीज़ें स्टोरेज होती हैं, कितने तरह की मेमोरी होती है, कैसे ये काम करती है। तो जब इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी ना तो फिर आप आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, उनको लिख पाएंगे, चाहे आपसे मेंस में लिखना हो, ठीक है, चाहे आपको कंप्यूटर में इंटरव्यू से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लगभग सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक, इनपुट आउटपुट सारी डिवाइसेस के बारे में हमें देखना है भाई, इनका क्या सिस्टम होता है, कितनी तरह की डिवाइस होती है, क्यों हम इनपुट डिवाइस से कहते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, आउटपुट है ना, यूनिट्स जो है डिवाइसेस हैं उनका क्या सिस्टम यहाँ पर होता है, स्टोरेज डिवाइसेस जिनमें हम जनरली हम बात करते हैं, चाहे आप सर्वर की बात करो, सर्वर स्टोरेज की डिवाइस की बात करो, या आप पेन ड्राइव की बात करो, किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आप बात करो, है ना, तो इन सब के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, कोई भी टर्म 3 नंबर में आ सकता है ना, तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, इनका यूज़ कैसे होता है, सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें, है ना, जानकारी हमें होनी चाहिए, नॉलेज में होनी चाहिए। अगर हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर सब्जेक्ट हमारा उसमें इनबिल्ट है या है, तो इन सब चीज़ों की हमें डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, चाहे हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए ना, क्योंकि देखो सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं आपकी। ठीक है, तो आपको उसको डिकोड करना आना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, विंडोज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, विंडोज़ की पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं जो हम वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं 6-7 के लगभग, वो सब आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है या भाषाएं हैं, तो कंप्यूटर की भाषाओं को हमें यहाँ नहीं पढ़ना डिटेल में कि हम जावा C++ को यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। हमें पता होनी चाहिए कंप्यूटर की कितनी भाषाएं हैं और किस भाषा में किस तरह का काम किया जाता है, या किस सॉफ्टवेयर के लिए कौन सी भाषा यूज़ करी जाती है। ठीक है, चाहे हम HTML की बात करें, हम जावा की बात करें, ठीक है, ठीक, किसी भी भाषा की हम बात करें, चाहे हम कोबोल की बात करें, सी की बात करें, C++ की बात करें, या जितनी भी भाषाएं, इसके अलावा और भी भाषाएं बहुत सारी है ना, जावा स्क्रिप्ट की बात करें हम, ठीक है, हम चाहे किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहे हो यहाँ पर कंप्यूटर की। ठीक है, इन भाषाओं का विकास क्रम क्या है, कैसे भाषाओं को बनाया गया है ना, कमांड किस तरीके से भाषा में दी जाती है, किस तरीके से कोडिंग वगैरह को यहाँ पर करते हैं, या कैसे चीज़ें बनती हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, तो इन सब का नॉलेज होना चाहिए हमें, तब हम चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। अब ये टर्म ऐसे हैं कि भाई 3 नंबर में भी आ सकते हैं ना, या 5 नंबर के अंदर आपसे सारी चीज़ें इकट्ठी एक साथ पूछी जा सकती है ना शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, असेंबलर का होता है, तो इन सबको डिटेल से समझना पड़ेगा। ठीक, इंटरनेट तथा ईमेल, तो इंटरनेट का पूरा इतिहास, इसका पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ईमेल क्या होता है, ईमेल की पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए ना। इससे रिलेटेड टर्म भी आपको पता होनी चाहिए कि ईमेल में हम जब ईमेल करते हैं किसी व्यक्ति को तो कैसे किया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपसे इंटरव्यू में मान के चलो आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, या आपका बीटेक है, या आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस है, तो हो सकता है आपसे ईमेल के ऊपर बात कर ली जाए, आपसे पूछ लिया जाए बताओ भाई ईमेल कैसे करते हैं, क्या कौन कौन से टर्म होते हैं उसमें, है ना। ठीक है, इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इसकी है ना फुल फॉर्म क्या होता है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमें अपनी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करनी है, चाहे हम प्री की बात कर रहे हो, चाहे हम मेंस की बात कर रहे हो, चाहे हम इंटरव्यू की बात कर रहे हो, तो हर जगह हमें कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे होंगे। और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आज की डेट में पूछे ही जा रहे हैं, और हमें तो यहाँ पर सीधा सेक्शन दिया हुआ है कि भाई आप 30 नंबर में आपसे कंप्यूटर हम पूछने वाले हैं। ठीक है, प्री में भी आप देखो तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके पास होंगे, और हो सकता है कि इंटरव्यू में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया जाए, अगर आप इस बैग से रिलेशन रखते हुए कंप्यूटर बैकग्राउंड के अगर आप हो तो। ठीक है, ई गवर्नेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप है ना वर्तमान में अगर आप देख रहे हो किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो ई गवर्नेंस से हर चीज़ आपकी जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। इसमें तो हो सकता है कि 11 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, फिर हम देखेंगे साथ ही साथ कुछ पोर्टल्स देखेंगे, कुछ वेबसाइट्स देखेंगे, कुछ वेब पेजेस देखेंगे। जैसे आपने देखा प्री में यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। प्री को भी मैं डिस्कस कराऊंगा, प्री का सिलेबस भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, पर हम इस क्लास के अंदर अभी मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, हम प्री भी कंप्लीट इस सीरीज़ के अंतर्गत कर रहे होंगे ना। प्री में जितनी भी चीज़ें बन रही होंगी, मैं लास्ट में आपको सारे फैक्ट यहाँ पर, ठीक है, वीडियोस उसके ऊपर वीडियोस भी आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, और नोट्स में भी सारी चीज़ें मेंशन होंगी, तो आपका प्री प्लस मेंस इसीलिए दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो रहे होंगे। ठीक, सो उम्मीद है कि आप सिलेबस की जो एग्ज़ाम की नीड है, या एग्ज़ाम में जिस तरीके से चीज़ें पूछी जानी है, तो उस सिलेबस को आप, उस पैटर्न को आप समझ पा रहे होंगे कि भाई हमें किस तरीके से यहाँ पर तैयारी अपनी करनी है। ठीक, तो सेम कहानी यहाँ पर इंग्लिश में भी है आपकी, है ना। टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है, कैरेक्टरिस्टिक एंड जनरेशन है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइस है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ है, यूजेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। ठीक है, इंटरनेट एंड ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, डिफरेंट यूजफुल पोर्टल्स, साइट्स एंड वेब पेजेस। ठीक है, तो इनके बारे में हमें देखना है। ठीक है, अब इनके बारे में भी देखो जानकारी दी। वेब पेज हो सकता है आपको 3 नंबर में लिखने आ जाए ना, तो वेब पेज क्या होता है पता तो होना चाहिए। ठीक है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है ना, पोर्टल्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में लिखने आपसे आ सकता है। तो हमें हर चीज़ को यहाँ पर देखो 3 नंबर लेकर चलना पड़ेगा, है ना। 3 नंबर में डेफिनेशन उसकी लेकर चलना पड़ेगा, और उस पर अपनी समझ बनानी पड़ेगी। भाई आप कितना याद करेंगे, हम कितना रटेंगे, तो रटना हमें नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है। ठीक है, और अब कंप्यूटर का हर व्यक्ति यूज़ कर रहा है, हर व्यक्ति इसको,
ठीक है, अच्छे से समझ सकता है, पर हमें इन चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट है, इन चीज़ों की जो अवधारणा है, उनको समझना पड़ेगा, जिससे हम क्या हो कि बेहतर आंसर बना पाएँ या लिख पाएँ। ठीक है, जब आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी तो बेहतर आंसर आप बना पाएंगे। ठीक है, तो फेज़ 1 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर की सामान्य जानकारी या कंप्यूटर का परिचय हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम कंप्यूटर का इतिहास या हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखने वाले हैं। ठीक, फिर हम थर्ड फेज में या तीसरी लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ने वाले हैं। फिर भारत में कंप्यूटर का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में कंप्यूटर किस तरीके से आते हैं, पहले कंप्यूटर कौन सा आता है भारत में, भारत की बात हो रही है यहाँ पर, दुनिया की बात नहीं हो रही, भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि भारत में कंप्यूटर पहले कौन सा आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और अब फ्यूचर में भारत क्या सोच रहा है, भारत के क्या प्लान्स हैं, क्या किस तरह के सुपर कंप्यूटर हम अब बना के विकसित कर चुके हैं या जिन पर हम काम कर रहे हैं, या कौन से कंप्यूटर हमारे पास है। क्योंकि हो सकता है भाई इसके ऊपर 11 नंबर का क्वेश्चन बना के दे दें कि भारत में कंप्यूटर का इतिहास बताओ, है ना, तो उसी तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो हम इसको पढ़ेंगे, कंप्यूटर के प्रकार के, भाई कंप्यूटर कितने तरह के हो सकते हैं, और फ्यूचर में क्या कुछ तरह के और कंप्यूटर पर काम चल रहा है, तो इनको हम करंट से जोड़ के जब पढ़ रहे होंगे ना, तो और ज़्यादा आप चीज़ों को बेहतर कर पा रहे होंगे। ठीक, कंप्यूटर के लाभ और विशेषताएं, कंप्यूटर के एडवांटेजेस, ठीक है, और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर हमें ये पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस कंप्यूटर के क्या है, तो इसी में शामिल हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन आपके हो सकते हैं भाई 5 नंबर 11 नंबर में पूछ लिए जाएँ, कंप्यूटर की परिभाषा पूछ कर या कंप्यूटर के प्रकार पूछ कर उसकी विशेषताएं पूछ ली जाए, तो इस तरीके से 11 नंबर आपका फॉर्म हो रहा होगा, बन रहा होगा। ठीक, कंप्यूटर की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कंप्यूटर की कोई लिमिटेशन है, कोई सीमाएं हैं, तो इनको आप देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा IT एक्ट वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको तो हम पढ़ते ही हैं। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पर हम केवल टारगेट जो हमारा है वो यूनिट नंबर 4 पर टारगेट है। साथ ही साथ प्री में जो भी क्वेश्चंस इनसे बन रहे होंगे तो उनको भी हम लास्ट में सारे डिस्कस करते चलेंगे। फिर साथ ही साथ मैं मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा। हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं क्या वहाँ से कोई लास्ट ईयर मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए कंप्यूटर के, मैं सारे आपको यहाँ पर मैंशन कर दूंगा, जिसमें आप क्या होगा कि चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम कंप्यूटर के परिचय को या कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जनरली आपको सिंपल सी चीज़ पता है या आपको जानकारी है कि भाई कंप्यूटर में कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें हम अगर बात करें तो आपके पास मॉनिटर होता है, जिसको हम एक आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जो क्या होता है डेटा आपको दिखा रहा होता है, या कंप्यूटर पर जो भी रिजल्ट हो रहा होता है उस रिजल्ट को प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जनरली मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। आप कोई भी डिवाइस देखें, चाहे मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल में स्क्रीन के ऊपर ही आपको आउटपुट मिल रहा होता है। ठीक है, पर जो कीज़ होती हैं या कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जिनसे यूज़र क्या होता है कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे रहा होता है या किसी मशीन के अंदर इनपुट दे रहा होता है। हर मशीन में क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेज होती हैं, है ना, क्योंकि मशीन में इनपुट डिवाइस होती है तभी तो आप क्या करोगे, उसको इनपुट दोगे ना। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है, जिससे क्या होगा आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे, है ना, कि भाई आप कंप्यूटर से क्या बात करना चाह रहा है या उसको क्या कमांड देना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उससे कौन सा काम आप कराने वाले हैं, तो वो सारा काम आप किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, या इसके अलावा बहुत सारी यूनिट डिवाइस इनपुट डिवाइसेज होती है, हम लास्ट में पढ़ेंगे इनको आगे, है ना। ठीक, तो उनके थ्रू क्या होगा, कंप्यूटर को आप इनपुट दे रहे होंगे। ठीक है ना, माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इससे भी आप क्लिक करके इनपुट ही दे रहे हैं। ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आप इनपुट ही दे रहे हैं, और भी बहुत सारी डिवाइसेज हैं। ठीक है, फिर एक प्रोसेसर होता है या क्या होती है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है ना, जो क्या कर रही होगी भाई, इनपुट देने के बाद उस पर काम कर रही होगी, है ना, एक प्रक्रिया कर रही होगी, तो प्रक्रिया करने के बाद यही क्या करेगा, फिर डिस्प्ले पर उस चीज़ को शो करा रहा होगा, है ना। ठीक, तो ये हमें पता है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, आगे हम इसको पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक, बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, तो आप क्या बताएंगे कि जो कंप्यूटर है, ठीक है, जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है। ठीक है, कंप्यूटर जो है ये किससे बना है, कंप्यूट शब्द से बना है। ठीक है, कंप्यूट शब्द से बना, और कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना, ठीक है, या कैलकुलेशन। तो इसका सीधा मतलब क्या निकल के आता है, सीधा मतलब ये निकल के आता है कि भाई कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस होगी या एक ऐसी मशीन होगी जो क्या करेगी, गणना संबंधी काम करेगी, या क्या करेगी, कैलकुलेशन संबंधी काम करेगी। तो क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल इसी से फिर क्या हो जाएगी, आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो डेफिनेशन को रटना नहीं है, डेफिनेशन को समझ कर बनाना है। जब चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी या उनको ठीक तरीके से आप समझ पा रहे होंगे तो डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी और आप उसको बहुत अच्छे से लिख पाओगे, है ना। जितनी ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर आपकी समझ होगी ना, उतनी ही बढ़िया डेफिनेशन आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे आप स्कूल में लिख रहे हो, चाहे आप कॉलेज में लिख रहे हो, चाहे आप PCS एग्जाम में मेन से लिख रहे हो। ठीक है, तो जब आप चीज़ों को जितना बेहतर तरीके से समझोगे, मैं समझा रहा हूँ उससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अगर चीज़ों को समझोगे तो और बेहतर आप क्या कर पाओगे, चीज़ों को लिख पाओगे। ठीक है, तो सारा जो खेल है आंसर राइटिंग का या लिखने का, चाहे आप स्कूल में इसकी बात करो, चाहे आप कॉलेज में बात करो, चाहे PCS एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में बात करो, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, अगर आपको चीज़ों को लिखना है या बहुत अच्छा लिखना है तो जितनी ज़्यादा आपकी समझ होगी उस चीज़ के ऊपर उतना बेहतर आप उसको लिख पा रहे होंगे। ठीक, तो यही बात तो लिखनी है कि कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट से बना है या कंप्यूट शब्द से बना है, और जिसका ही अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। अतः कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाली मशीन। एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, एक लाइन में आप लिख सकते हो। अगर 3 नंबर में भी आ रहा है तो हम इसको बढ़िया से लिख सकते हैं, आगे मैं और डेफिनेशन आपको दूंगा, है ना, तो उनको भी आप समझ के बढ़िया तरीके से लिख पा रहे होंगे। तो इतनी बात हमें यहाँ पर समझ में आती है। ठीक,
आगे हम बात कर रहे हैं कि आखिर कंप्यूटर है या दुनिया की कोई भी मशीन है, वो मशीन आखिर काम कैसे करती है, ठीक है। उस प्रिंसिपल को आपको समझना है। अगर आप ये बात समझ जाओगे तो कंप्यूटर आगे आपको दिक्कत नहीं करेगा, और दुनिया की कोई भी मशीन आप पढ़ रहे होगे वो मशीन आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखो, मशीन का एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है। वो क्या होता है कि मशीन अगर है तो मशीन, देखो ये मशीन इंटेलिजेंट मशीन नहीं है या एआई बेस्ड मशीन नहीं है, क्योंकि एआई बेस्ड मशीन अगर होती है तो उसमें तो आप कमांड नहीं भी देते हैं तो भी काम हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई रूम में एक एसी लगा हुआ है। अब ये मशीन क्या है, एआई बेस्ड है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बेस्ड मशीन है, एआई बेस्ड मशीन है, एसी लगा हुआ है, ठीक है। तो एसी क्या कर रहा होगा, कमरे का टेम्परेचर सेंस कर रहा होगा कि भाई ये तो 25 डिग्री सेल्सियस है, मुझे तो 35 करना है, तो ये उसको क्या कर देगा, 35 कर देगा। तो क्या आपने कोई कमांड दी, नहीं दी। तो यहाँ क्यों कमांड नहीं दी इस मशीन को, क्योंकि ये मशीन एआई बेस्ड है। हम इस पे बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चाहे हम रोबोटिक्स की बात करें या आर्टिफिशियल एआई बेस्ड डिवाइसेस की हम बात करें, जितनी भी दुनिया में डिवाइसेस हैं जो एआई बेस्ड हैं, लगभग सारी चीज़ें एआई बेस्ड होती चली जा रही, चाहे मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो। अब आपको कमांड नहीं देना पड़ेगा ना, पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो मशीन है वो मशीन काम कैसे करती है। तो दुनिया में कोई भी मशीन है, उस मशीन को क्या करेंगे, आप कमांड देंगे ना या इनपुट देंगे, या यूज़र या व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, डाटा को या कोई इन्फॉर्मेशन को या कोई कमांड को, जो काम आप उससे कराना चाह रहे हैं वो आप एज ए इनपुट क्या करोगे, उसके अंदर इंसर्ट करोगे या इनपुट दोगे, ठीक है। चाहे वो प्रोग्राम हो, चाहे डेटा हो, ठीक है, कुछ भी हो। तो जब आप इनपुट करोगे तो फिर मशीन का काम क्या होगा, मशीन उस पर प्रोसेस करेगी या एक प्रक्रिया करेगी कि भाई आपने ये इनपुट दिया, उस पर क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस जब हो जाएगा तो प्रोसेस क्या करेगा, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। जैसे आपने मशीन को कहा कि भाई 2+2 बताओ कितना होता है, कैलकुलेटर को, ठीक है। अब कैलकुलेटर क्या करेगा इसको, अब ऐसा तो नहीं कि कैलकुलेटर के पास पहले से जवाब होगा उठा के आपको दे देगा, नहीं, वो उसको प्रोसेस करेगा कि अगर 2 में 2 को जोड़ा जाए, उसके अंदर एक लॉजिक होगा, एक कमांड होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा जो क्या करेगा, 2 में 2 को ऐड करेगा और आपको क्या दे रहा होगा कि भाई रिजल्ट इसका 4 आएगा, ठीक। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कोई भी इनपुट हो, है ना, कोई भी इनपुट हमारे पास हो, वो इनपुट क्या करेगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, एक रिजल्ट देगा। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया की कोई भी मशीन है वो इसी सिद्धांत के ऊपर काम करती है कि दुनिया की कोई भी मशीन है वो किस सिद्धांत के ऊपर काम करती है कि आप उसको इनपुट देंगे, वो मशीन क्या करेगी, उसको प्रोसेस करेगी, प्रोसेस करने के बाद आपको एक रिजल्ट दे देगी। अब कंप्यूटर के केस में क्या होता है, कंप्यूटर के केस में आपने कीबोर्ड या माउस से इनपुट दिया, ठीक है, सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने उस पर प्रोसेस किया। अब सीपीयू के अंदर क्या होता है, कैसे प्रोसेस होती है, ये सब समझेंगे पूरा मैकेनिज्म, ठीक है, आगे, है ना। तो इसके बाद ये काम हुआ, उसके बाद उसने क्या कर दिया, कंप्यूटर ने आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखा दिया, आपका काम हो गया। तो ऐसे ही होता है, चाहे आप देखो किसी भी मशीन की बात करो, मान के चलो वॉशिंग मशीन एक मशीन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इनपुट में इसमें कपड़े डाले, पानी डाले, सारी चीज़ करी, इसमें इसके बाद आपने स्विच को ऑन कर दिया। तो अब क्या हो रही है, प्रोसेस चल रही है, ये कपड़े वॉश हो रहे हैं, वॉश करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे या इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ इस डाली में आ जाएंगे निकल के। तो आपने क्या देखा कि भाई हाँ, हमने कंप्यूटर को एक कमांड दिया, एक प्रोसेस हुई, प्रोसेस के बाद एक रिजल्ट आपको मिल गया। तो कोई भी मशीन हो, ठीक है, वो मशीन इसी सिद्धांत के ऊपर काम करती है। तो कंप्यूटर भी इसी सिद्धांत के ऊपर काम कर रहा होगा कि कंप्यूटर में क्या करोगे, यूज़र क्या करेगा, कंप्यूटर में इनपुट देगा, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा या एक आउटपुट मिल जाएगा, ठीक। यही वर्किंग है, यही कंप्यूटर का बेसिक प्रिंसिपल है। अब ये होता कैसे है, तो ये मैकेनिज्म हम आगे समझ रहे होंगे कि भाई इनपुट हम देते हैं तो डाटा किस तरीके से सीरियल बस से या एड्रेस बस से कंप्यूटर के अंदर जा रहा होता है, या किस तरीके से आ रहा होता है, या किस तरीके से चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, कैसे प्रोसेस होती है, डेटा पहले मेमोरी में जाता है या प्रोसेसर में जाता है या रैम में जाता है या कैसे होता है। तो ये सब कुछ आपको 1 बाय 1 समझ में आने वाला है, ठीक है। ठीक है, आपको बस लेक्चर सारे देखने हैं, ठीक है, और जुड़े रहना है चीज़ों के साथ, तो बहुत बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक। आगे हम बात करते हैं कि भाई कंप्यूटर जो है वो एक तीव्र 100% सही परिणाम देने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब इस लाइन में हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि भाई तीव्र मतलब स्पीड से काम हो रहा है, 100% इसका मतलब क्या है कि भाई 100% सही होगा, बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी ही है आंसर में, जब भी आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, आंसर अपना बना रहे हैं। तो तीव्र मतलब फास्ट, क्योंकि एक इंसान की तुलना में कंप्यूटर क्या है, तेज़ी से काम करता है, हम इसीलिए तो इसका यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज हम इंसान का यूज़ कर रहे होते, ठीक है, या हम इंसान से सारे काम करा रहे होते या इंसान सारे काम कर रहा होता है ना। तो जो कैलकुलेशन वाले काम है उसमें हम मान रहे हैं कि भाई इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, इंसान की बुद्धि बहुत तेज़ है ना, इससे तेज़ दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन के मामले में क्या है, कैलकुलेटर इंसान से थोड़ा सा तेज़ यहाँ पर क्या हो जाता है और फास्ट काम करता है और 100% सही करता है। भाई हो सकता है कि इंसान से कभी कोई गलती हो जाए या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए, तभी तो हमने कंप्यूटर का विकास किया या कंप्यूटर को बनाया या कैलकुलेटर को हमने बनाया। क्यों? क्योंकि गणना संबंधी काम अगर हमें जल्दी करने हैं और 100% सही करने हैं तो हमें एक मशीन का यूज़ करना पड़ेगा और मशीन पर हम विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब वो बात अलग है कि भाई मशीन में कोई फॉल्ट है या कोई खराबी है जिस कारण ये गलत आंसर दे रही है, तो वो कहानी अलग है, वो केस अलग है। बट हम ये मेंशन जरूर करें कि कंप्यूटर एक तीव्र 100% सही परिणाम देने वाली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो संग्रह किए गए डेटा के आधार पर
या तो उसमें स्टोर्ड जो डेटा है या संग्रह किया गया डेटा है उसके आधार पर, या फिर जो यूज़र उसको डेटा दे रहा है उसके आधार पर ये क्या करेगा, अंक गणितीय या तार्किक क्रियाएं, तार्किक मतलब क्या होता है, लॉजिकल कैलकुलेशन या लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, इनके द्वारा ये क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। मतलब क्या है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव्स डेटा फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से डेटा को ये रिसीव करेगा। वही मैंने आपको बताया कि दुनिया की कोई भी मशीन पहले यूजर से इनपुट ले रही होगी, फिर उसको क्या कराएगी, प्रोसेस कराएगी, प्रोसेस करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिल रहा होगा। तो पहले इनपुट आता है, फिर आपका क्या होता है, प्रोसेस होती है, और फिर आपको क्या मिल जाता है, आउटपुट। तो इस डायग्राम को बनाकर आप बढ़िया से इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही तो आपका आंसर राइटिंग है, यही तो आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव्स डेटा फ्रॉम यूजर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन इट गिव्स रिजल्ट टू यूजर एज अ यूजर वांट। जो आपको चाहिए, जिस तरह का रिजल्ट आपको चाहिए, वैसा रिजल्ट आपको क्या होता है, कंप्यूटर प्रदान कर रहा होता है, ठीक। तो उम्मीद है कि आप इस बात को ठीक तरह से समझ पाए होंगे कि कंप्यूटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक सिस्टम होता है, वो कैसे काम करता है और एक्चुअल में आखिर कंप्यूटर है क्या, ठीक। सो इस लेक्चर में हम केवल कंप्यूटर के बारे में हमने यहाँ पर बेसिक सी बात करी कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है ना, और कंप्यूटर का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी। अपने आगे आने वाले लेक्चर में हम इन चीज़ों को और डिटेल में और ब्रॉड तरीके से समझने वाले हैं, और हर एक बात को, हर एक डायमेंशन को, हर एक टर्म को हम समझने वाले हैं, किस चीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। चाहे हमने यहाँ पर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन की बात करी हो, चाहे हम आगे हम CPU जो पढ़ेंगे तो हम उसमें ALU यूनिट की बात हम करें, ठीक है, ये किस तरह से लॉजिक ऑपरेशन ये काम करते हैं, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही होती हैं, 0 1 का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, हर एक चीज़ को, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, तो इन हर एक चीज़ को, हर एक डायमेंशन को हम बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको लेक्चर के साथ जुड़े रहना है और लेक्चर के साथ बने रहना है, ठीक। अपने आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कंप्यूटर का इतिहास जान रहे होंगे, कंप्यूटर की हम पीढ़ियाँ पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर का हम प्रकार पढ़ रहे होंगे। तो जो भी मैंने सिलेबस अभी आपको डिस्कस कराया है उस पर 1 बाय 1 आपको वीडियोस यहाँ पर रेगुलर मिलने वाले हैं, जिसमें हम सारी चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस यहाँ पर करते चलेंगे। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, देन इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं।